क्रांतिवीर, लोकनायक छत्रपति शिवाजी महाराजांचा। साथियों, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, सांगली जिले के, वेस्टर्न महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, नौकरी करके, बिजनेस करके, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वक्त बहुत कम है और हमको बहुत दूर जाना है, इसलिए जो हमारा सम्मानित मंच है, इस सम्मानित मंच को मैं इकट्ठे प्रणाम करता हूं और बिना किसी औपचारिकता के सीधे आपसे दो चार बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी विश्वजीत कदम जी का कि आपने आज हमको उस इलाके से परिचित कराया है जिस इलाके के बारे में कहा जाता था कि इस एरिया का भाग्य खराब है, लेकिन इस इलाके के लोगों ने न सिर्फ इस कहावत को बदल दिया, बल्कि आपके परिवार की मेहनत ने इस इलाके की तस्वीर बदल दी, सूरत बदल दी, सीरत बदल दी। तो ये जो बेहतरीन मुलाकात है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर जब आपका जन्मदिन है, तो इस मंच से मैं सबसे पहले आपके पूजनीय पिताजी को और आपके दिवंगत बड़े भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मंच पर मौजूद हैं आपके ताऊ जी, जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र राज्य में सबसे पुराने कार्यकर्ता और नेता में से एक हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और सामने बैठी हुई हैं आपकी आदरणीय माता जी, मराठी में ताई बोलते हैं, आई बोलते हैं, और आपकी धर्मपत्नी, आपके परिवार के तमाम सदस्य यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ। और मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हो, तो जिसने आपको जन्म दिया, जिससे आपका खून का रिश्ता होता है, सिर्फ वही आपका परिवार नहीं होता है, पूरा सांगली जिला, पूरा महाराष्ट्र आपका परिवार है। तो महाराष्ट्र की इस महान भूमि को, जो भूमि है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, महात्मा फूले की, साहू जी महाराज की, संभाजी महाराज की, अन्ना भाऊ साठे की, तुकाराम की, संत गाडगे जी महाराज की, क्रांतियों की भूमि, सामाजिक आंदोलनों की इस भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। और अभी आपके तमाम पुराने मित्र जो हैं, आपके राजनीतिक जीवन के बारे में अपना अनुभव साझा कर रहे थे। अभी हाल ही में मैंने एक टीवी पर एक इंटरव्यू दिया, तो पत्रकार ने चुटकी लेते हुए मुझसे पूछा कि राजनीति में आपके दोस्त कौन हैं। हमने कहा, राजनीति में दोस्त नहीं बनते, दुश्मन बनते हैं। राजनीति में दोस्त नहीं बनते, दुश्मन बनते हैं। राजनीति में मेहनत करके दोस्त बनाना पड़ता है। आपने जो ये प्रयास किया है, भारत के अलग अलग हिस्से से साथियों को जुटाया है, आज आपके जन्मदिन के मौके पे हम सब लोग जो यहाँ आए हैं, आपका यह प्रेम पार करके हम बहुत आह्लादित हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मुझे एक बात की और ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। विश्वजीत भाई की बारात जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनके ससुराल में बहुत स्वादिष्ट पोहा बनता है। और वो पोहा जो है, इनके हिसाब से दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पोहा है। बाकी धरती के किसी कोना का पोहा नहीं खाते हैं, लेकिन अपने ससुराल का पोहा जरूर खाते हैं। तो स्वादिष्ट पोहा खिलाने के लिए आपको धन्यवाद, आपके ससुराल वालों को धन्यवाद। और ये जन्मदिन का मौका है,
मैं कुछ ज़्यादा सियासी बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज जब हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिस व्यक्ति की विरासत को लेकर के विश्वजीत कदम भाई चल रहे हैं, और उस व्यक्ति का सामाजिक जीवन में जो योगदान है, उस योगदान की अगर हम चर्चा करना चाहते हैं, अगर हम भारतीय विद्यापीठ की चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें महाराष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति में इसका जो बीजारोपण है उसको हमको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है कि यहाँ के जितने भी समाज सुधारक पैदा हुए, जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए, जितने भी आंदोलनकारी पैदा हुए, उन तमाम लोगों ने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व दिया है तो उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है। याद कीजिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। भगत सिंह क्या कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं आता है, विचारों के शान पे क्रांति की धार तेज होती है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा कि शिक्षा के बिना किसी भी समाज का परिवर्तन संभव नहीं है। देश में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल किसने खोला? सावित्रीबाई फुले ने खोला। आप देखिए कि लोक शायर अन्ना भाऊ साठे के गानों में, उनकी कविताओं में शिक्षा के महत्व का उजागर किया गया है। महात्मा फुले गुलामगिरी में लिखते हैं कि हमारे लिए स्कूल क्यों जरूरी है। हमारे लिए स्कूल इसलिए जरूरी है कि हमको पता चलेगा कि हमारे साथ जो शोषण होता है, जो गुलामी होती है, वो क्यों होता है और उसका निराकरण हमको कैसे करना है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए महाराष्ट्र की यह संस्कृति रही है कि तमाम समाज सुधारकों ने, तमाम जो है आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने शिक्षा पर जोर दिया है। और मैं इस बात के लिए आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपका विधानसभा महाराष्ट्र के, रूरल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रखने वाला विधानसभा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और शिक्षा के इस महत्व को अगर हम समझते हैं तो हमको एक बात और समझनी पड़ेगी कि आज हमारे साथ सबसे बड़ी राजनीति क्या हो रही है। सबसे बड़ी राजनीति ये हो रही है कि विद्यार्थियों को कहा जाता है पढ़ने लिखने से मतलब रखो, राजनीति मत करो। क्यों ये कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी करनी है, लेकिन किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी, किसको पोलियो का टीका मिलेगा, किसको पोलियो का टीका नहीं मिलेगा, किसको पेंशन मिलेगा, किसको पेंशन नहीं मिलेगा, महंगाई कम होगी कि ज़्यादा होगी, राज्य का क्या दायित्व है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। और किसी इंसान को अगर गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसके सोचने की शक्ति को समाप्त किया जाता है। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। छोटा हाथी को जब पकड़ा जाता है तो उसके पैर में एक लोहे की मोटी चेन डाल दी जाती है। हाथी छोटा है, बार बार प्रयास करता है, बच्चा है, और वो लोहे की मोटी चेन जो है वो उसको तोड़ नहीं सकता है। धीरे धीरे उस बड़े होते हुए हाथी के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि ये चेन मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। और जब हाथी बड़ा हो जाता है, चेन तोड़ सकता है, तब तक उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि मैं चेन नहीं तोड़ सकता हूँ, और वो जीवन भर उस लोहे की चेन में बंधा रहता है, गुलामी करता रहता है। और
कम शारीरिक शक्ति वाले जो सवार हैं उसके कहने पे वो चुपचाप चलता रहता है। शिक्षा वो ताकत है कि आप अपने पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं, और जब आप पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं तो फिर आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप प्रश्न करना शुरू करते हैं। और जब आप प्रश्न करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले कहा जाता है कि ज्यादा नेता मत बनो। जो ही आप सवाल पूछेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ज्यादा नेता मत बनो। आप हवलदार से पूछ लीजिए, आप इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए, आप एसपी से पूछ लीजिए, आप आमदार से पूछ लीजिए, आप खासदार से पूछ लीजिए, आप मंत्री से पूछ लीजिए, तो सबसे पहला जवाब आएगा कि ज्यादा नेता मत बनो, ज्यादा क्रांति करने का शौक चढ़ा है। तो मैं एक सवाल कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, याद रखिएगा, जो आपको कहते हैं राजनीति मत करो, दरअसल वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो इस सवाल को उठने नहीं देना चाहते हैं जो सवाल हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक सवाल और मैं आपके सामने रखता हूं। आजकल सरकार कह रही है कि हम दुनिया का सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ठीक बात है, देश की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन, अकेले महाराष्ट्र की इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन। अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन है तो सबको शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। और जब सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? इस प्रश्न को आप सोचिए कि जो कहते थे कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता था, जो कहते थे कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, वही लोग आज गद्दी पर बैठ करके कह रहे हैं कि बधाई दीजिए हम चंद्रयान छोड़ दिए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। ज्ञान के महत्व को हमको समझना पड़ेगा, और ज्ञान जब हमने प्राप्त किया है तो हमको देश की व्यवस्था को समझनी पड़ेगी, और देश की व्यवस्था में आम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हमको सवाल पूछना पड़ेगा। और जब आप सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे कि आप राजनीति करते हैं, तो उनको कहिएगा कि आप राजनीति कर सकते हैं तो हम भी राजनीति कर सकते हैं। अगर हम वोट दे करके नेता चुन सकते हैं तो हम भी नेता बन सकते हैं। यह आपका अधिकार है, यह आपका लोकशाही का अधिकार है। आपके मुंह में जबान हो, आपके दिमाग में सवाल हो, आप अपने सवाल को खड़ा कर सकें, तभी आपको अपने आसपास होने वाले अन्याय नजर आएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि देश के लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है कि इस देश में किसी न किसी कोने में कोई ना कोई जवान आत्महत्या न करता हो। मैं सरकारी आंकड़ा आपको देता हूं, 1 घंटे से कम समय में इस देश के नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। अगर ये पूरा कार्यक्रम सुबह से लेकर के शाम तक चला है, 4 घंटे ये कार्यक्रम चला है, तो इस देश के किसी न किसी कोने में 4 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। आप सोच करके बताइए कि आमदार बनेंगे 5 साल के लिए, खासदार बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और गरीब और किसान का बच्चा बनेगा, आर्मी में नौकरी करेगा 4 साल के लिए। अग्निवीर के नाम पर इस देश के नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। इसीलिए आप तमाम माताओं बहनों से, खास करके पीछे जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी तरह ही मेरी माँ भी आंगनवाड़ी में काम करती है, इस देश की पीढ़ी को पढ़ाती है। हमने आपका नमक खाया है,
उस नमक की कसम खा करके कहते हैं कि अगर इस देश में अत्याचार होता रहेगा, इस देश में अन्याय होता रहेगा, तो हम विश्वजीत कदम जैसे साथियों के साथ कंधे से कंधे मिला करके अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और आखिरी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप महाराष्ट्र के तमाम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चली थी तो महाराष्ट्र से होकर के गुजरी थी। अब जब राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है तो ये मणिपुर से शुरू हुई है, ये मुंबई में समाप्त होने वाला है। मणिपुर से क्यों शुरू हुआ है? मणिपुर से इसलिए शुरू हुआ है कि मणिपुर में लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आता है। आखिरी बार प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का नाम लिया था मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। विश्वजीत भाई, प्रधानमंत्री आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोले ना? कोई नहीं, ईडी भेज सकते हैं हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मणिपुर का नाम लिया था। जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, उनका वीडियो बनाया जा रहा था, पुलिस के हथियार लूटे जा रहे थे, नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, तो ना जय शाह के पप्पा को फुर्सत थी, ना देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत थी कि वो उस पर मुंह खोल सकें। इसीलिए राहुल जी ने तय किया है, और राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया है। 2014 से लेकर के 2024 होने को है, कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन भाजपा आरएसएस ने राहुल जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री हो या ना हो, लेकिन इस देश का नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। और मणिपुर से वो यात्रा इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इस देश में होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वो आम लोगों का आंसू पोंछना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके उनके न्याय के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। यह यात्रा मणिपुर से चल करके 15 राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र की महान भूमि पर आएगी। और यह जो महान भूमि है, ये वो भूमि है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी। इसीलिए हमारी यात्रा का अंत जो है वो मुंबई में होने वाला है। तो मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश के किसानों के खिलाफ होने वाले अन्याय खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश की महिलाओं पर होने वाले अन्याय खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के नौजवानों के खिलाफ होने वाले अन्याय खत्म हो और इस देश की आम आवाम के खिलाफ होने वाले अन्याय को खत्म किया जाए, तो न्याय के लिए आपको इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सब लोग अन्याय को समाप्त करना चाहते हैं? हाथ उठा करके बताइए। अगर आप अन्याय को समाप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से बंटी भाई बैठे हुए हैं और विश्वजीत भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग जिस तरीके से पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे, आप तमाम लोगों को लेकर के आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे। इसी अपील के साथ, इसी आमंत्रण के साथ और एक बार फिर से आपको शुभेच्छा देते हुए और पूरे सम्मानित मंच को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।